नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गला थोड़ा सा खराब है बट कोई बात नहीं, आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। समझते हैं यहाँ पर बेसिकली ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज चल रही है, जहाँ पर हम आपके साथ मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में मॉड्यूल सी का यूनिट नंबर 24 का एक टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मॉड्यूल सी जो रिलेटेड है ट्रेजरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी कि ट्रेजरी मैनेजमेंट, सारा का सारी बात यहाँ पर होती है। मॉड्यूल बी आपका जैसे रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड था, तो मॉड्यूल सी आपका ट्रेजरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ट्रेजरी में डेरिवेटिव्स का क्या रोल है, ट्रेजरी डेरिवेटिव्स को लेकर के क्या काम करती है, वो सब इस सेशन में हम समझेंगे। और बेसिकली दो मेन प्रोडक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे, फॉरवर्ड प्रोडक्ट और ऑप्शंस। फॉरवर्ड ऑप्शंस बेसिकली हम बात करें तो फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स होता है, ऑप्शन होता है, स्वैप्स होते हैं। फ्यूचर्स को फॉरवर्ड का ही एक पार्ट माना जाता है। तो फ्यूचर और ऑप्शन, सॉरी फ्यूचर और स्वैप्स, ये हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे बाद में। आज के इस सेशन में हम सिर्फ दो प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं और ऑप्शंस क्या होते हैं। लेकिन उसके पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगेन ट्रेजरी में डेरिवेटिव्स का क्या रोल होता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डेरिवेटिव्स एंड द ट्रेजरी की बात करते हैं यहाँ पर। तो डेरिवेटिव्स, पहली बात तो समझ लीजिएगा, ट्रेजरी क्या है। ट्रेजरी वो डिपार्टमेंट है जिसका काम है फंड्स की अवेलेबिलिटी को देखना। जब कभी भी बैंक को फंड की रिक्वायरमेंट हो, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। और अब ट्रेजरी का जो इवॉल्विंग रोल है वो है एज अ प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि ट्रेजरी के पास आइडल फंड पड़ा रहता है। तो ट्रेजरी क्या करते हैं, कस्टमर्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें आते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। डेरिवेटिव्स क्या काम करते हैं, रिस्क से बचाने का, यानी कि हेजिंग का काम करते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो सेम एज बैंक खुद भी इसमें डील करता है और अपने कस्टमर्स को भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराता है, जिससे वो भी रिस्क से बच सकें। तो उनके बिहाफ पर भी इसमें डील किया जाता है। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये मार्केट प्रोडक्ट्स होते हैं, वाइडली यूज्ड बाय बैंक ट्रेजरीज। ट्रेजरी यूज डेरिवेटिव्स सेफली, किसके लिए, ट्रेजरी जो डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करती है किस लिए, टू मैनेज रिस्क इंक्लूडिंग ALM रिस्क। रिस्क को मैनेज करने के लिए ट्रेजरी रिस्क किस लिए इसको इस्तेमाल करती है, डेरिवेटिव्स को रिस्क को मैनेज करने के लिए। वो भी बेसिकली बात किसकी हो रही है, ALM। ALM का मतलब है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। इसके लिए ट्रेजरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देन दूसरा, टू कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट्स, जो मैंने आपको बताया ना, अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करती है ट्रेजरी। एंड मोर पर्टिकुलरली द कॉर्पोरेट कस्टमर्स, और बेसिकली जो क्लाइंट्स हैं वो कौन से हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर्स जो हैं, उन्हीं के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। टू ट्रेड, दैट इज टू टेक अ ट्रेडिंग पोजीशन, क्योंकि मैंने बताया ना, ट्रेडिंग का मतलब है जैसे हम और आप लोग डायरेक्टली डील करते हैं ना, ट्रेड करते हैं, वैसे ट्रेजरी के पास भी आइडल फंड्स है, पैसा है, वो क्या करती है, ये भी ट्रेडिंग पोजीशन में आती है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में। तो ट्रेजरी डेरिवेटिव्स में डील करती है, एक तो रिस्क से बचने के लिए ALM, दूसरा ट्रेडिंग पर्पस के लिए, और तीसरा अपने क्लाइंट्स को ये प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, जिससे क्लाइंट्स का जो रिस्क है उससे उनको बचाया जा सके। तो ये तीन बेसिकली मेन काम होते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एक तरीके के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू डायरेक्टली डिसाइड नहीं होती है, किसी अंडरलाइंग एसेट के आधार पर इनकी वैल्यू बदलती है। अगर उस अंडरलाइंग एसेट में किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो इनकी वैल्यू में भी बदलाव होता है। यानी कि इनकी आपस में इनकी फ्रंट कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू हमेशा जो डिपेंडेंट एसेट पर इसकी वैल्यू है उसी एसेट की वैल्यू के आधार पर वैल्यू लाई करती है। तो ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइंग एन अंडरलाइंग विच इज अ प्राइस और रेट। अंडरलाइंग क्या हो सकता है, कोई अगेन एसेट हो सकती है, कोई प्राइस हो सकता है, कोई रेट हो सकता है, या कोई इंडेक्स हो सकता है, किसी से भी हम लिंक कर सकते हैं। रिलेटेड टू अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट और मार्केट बेस्ड ऑन अ नोशनल अमाउंट, और ये जो रेट है बस उसी पर आधारित होती है, प्रिंसिपल यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होता है। प्रिंसिपल क्या होता है यहाँ पर, नोशनल अमाउंट होता है। नोशनल का मतलब जिसे माना गया है, कि अगेन मान लेते हैं 1 करोड़ पर, मान लेते हैं 2 करोड़ पर, तो नोशनल अमाउंट के आधार पर ही चीजें तय होती हैं। और स्पेसिफिक पेमेंट प्रोविजन विद क्लियर सेटलमेंट टर्म्स, और जब भी ये दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, बाकायदा सेटलमेंट्स के जो टर्म्स होते हैं उनको क्लियर रखा जाता है। बाई डेफिनेशन, डेफिनेशन के आधार पर डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमेशा फ्यूचर प्राइस को रेफर करते हैं।
क्योंकि डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट करे क्यों जा रहे हैं, भविष्य में किसी प्रकार के अगर कोई अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, तभी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कब लेता है, इंश्योरेंस फ्यूचर को देख करके लिया जाता है ना, करंट सिचुएशन के बिहाफ पे तो इंश्योरेंस नहीं लिया जाता है। आपकी गाड़ी डैमेज हो गई हो, फिर आप किसी कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मांगने जाएं, तो क्या कंपनी इंश्योरेंस क्लेम आपको देगी? देगी, क्योंकि वो तो हो चुकी है ना बात। तो जो हो सकती है, यानी कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, देन आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है। कोई निश्चितता नहीं है, तो सर्टेनिटी का इंश्योरेंस नहीं होता है। जहां सर्टेनिटी होती है वहां इंश्योरेंस नहीं होता है। सेम एज ये जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सब फ्यूचर प्राइस को ही रेफर करते हैं, क्योंकि जहां अनसर्टेनिटी है वहीं पर ये कॉन्ट्रैक्ट लाई करते हैं। क्योंकि अगर सारी बातें सबको पता हैं, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे। जैसे शेयर मार्केट में कुछ लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, कुछ लोग शेयर्स बेच रहे हैं। जो शेयर्स बेच रहा है वो ये उम्मीद रख रहा है कि अब इस शेयर का प्राइस आगे नहीं बढ़ेगा, मे भी घट जाए, तो हमें यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, हमें प्रॉफिट ले लेना चाहिए, हम इसको बेच देंगे, क्योंकि डाउन जाएगा तो हमें लॉस हो सकती है। जिस प्राइस पर आप बेच रहे होते हो, सेम प्राइस पर कोई व्यक्ति खरीद रहा होता है। उसके पीछे की क्या मानसिकता होती है? खरीदने वाले की मानसिकता ये होती है कि शेयर का प्राइस आगे बढ़ेगा। तो जब डिफरेंट माइंडसेट एक साथ मिलते हैं, तभी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है। अगर डिफरेंट माइंडसेट एक साथ ना जुड़े, अगर दोनों यही सोचेंगे कि प्राइस बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? ठीक है, अगर दोनों यही सोचेंगे तो सेलर बेचेगा ही नहीं, और जब बेचेगा ही नहीं तो आप खरीदोगे क्या? क्योंकि कोई बेचेगा नहीं तो आप खरीदोगे नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? प्रोडक्ट आप मार्केट में तभी खरीद पाते हो जब कोई बेच रहा होता है। बाजार खुली होती है, सेलर बैठे होते हैं, तभी तो प्रोडक्ट खरीद पाते हो। सेलर बंद हो, बाजार बंद हो, तो आप प्रोडक्ट खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। तो ध्यान रखिएगा। ओटीसी एक शब्द होता है, एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। ओटीसी का मतलब है यहाँ पर ओवर द काउंटर। देखो अगेन, हम और तुम आपस में डील कर ले, ये हो गया ओवर द काउंटर। एक्सचेंज ट्रेडेड यानी कि जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे बीएससी की बात कर लो, एनएससी की बात कर लो, और जो बीएससी, एनएससी और जिनके रूल्स एंड नॉर्म्स सेबी के द्वारा, अब स्टॉक एक्सचेंज में कोई काम हो रहा होगा तो स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर कौन है? सेबी है। तो याद रखिएगा, ओटीसी प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ओटीसी प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली डीलिंग होती है, मतलब दो व्यक्ति के आसपास। तो ओटीसी में हम काउंटर पार्टी जो होती है वो एक पर्सन होता है, और काउंटर पार्टी रिस्क भी रहता है ओटीसी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है। बट एक्सचेंज ट्रेडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि काउंटर पार्टी कौन है? एक्सचेंज है। एक्सचेंज डिफॉल्ट नहीं करता है। एक्सचेंज ने जो वादे आपसे के साथ किए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हैं, उन्हीं के आधार पर आप उनको एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो समझिएगा, तो बैंक्स में स्ट्रक्चर अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल क्लाइंट बेस्ड ऑन हिज रिस्क एपेटाइट। जैसा वो रिस्क लेना चाहता है, रिस्क एपेटाइट यानी कि कितनी रिस्क की भूख है आपकी, साइज ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, इसके आधार पर ये एग्रीमेंट डिसाइड होते हैं। और मेच्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि आप 1 महीने बाद सेटल करना चाहते हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, मतलब मेच्योरिटी क्या रखनी है, साइज ट्रांजेक्शन का क्या होगा, और रिस्क एपेटाइट क्या होगी, इसी के आधार पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ बैंक में ऑफर अ क्लाइंट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन फॉर सेल ऑफ यूएसडी ऑन अ फ्यूचर डेट। यहाँ पर एक बैंक ने अपने क्लाइंट के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि फ्यूचर का, ठीक है, या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसका डॉलर बेचने का। उसको डॉलर की जरूरत है, क्योंकि उसको इंपोर्ट का पेमेंट करना होगा, मान लेते हैं, तो उसको डॉलर की जरूरत है, तो बैंक से खरीदेगा, लेकिन फ्यूचर में, ठीक है, ऑन अ फ्यूचर डेट फॉर वॉट एवर पीरियड और अमाउंट डिजायर्ड बाय द क्लाइंट। कितने अमाउंट का डॉलर खरीदेगा वो क्लाइंट बताएगा, पीरियड क्या होगा वो क्लाइंट बताएगा। द डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स दैट कैन बी डायरेक्टली नेगोशिएटेड and obtained from the banks and investment institutions are known as over the counter। बताया ना, जो डायरेक्टली नेगोशिएटेड होते हैं, मतलब दो पर्सन्स के बीच में सीधे नेगोशिएटेड होते हैं, वो ओटीसी प्रोडक्ट कहलाते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट, ओटीसी प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं किससे? एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट से, इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। कैसे? तो ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या डिफरेंस होता है, समझ लीजिएगा। ओटीसी मैंने पहले ही बताया, बैंकों के द्वारा ऑफर किए जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, नीड टू बी अथराइज बैंक्स इन इंडिया। अथराइज बैंक्स जो है इंडिया में वो बेचते हैं।
जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये ट्रेडेड, यानी कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये फ्यूचर होते हैं। ये ओटीसी, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ओनली ऑन ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर एक्सचेंजेस। ऐसे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस यानी कि बीएससी और एनएससी की बात कर रहा हूं, उन्हीं के माध्यम से बेचे जाएं तो उनको एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स कहते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट डेट, अमाउंट एंड टर्म्स एज डिजायर्ड बाय द क्लाइंट। यहाँ क्लाइंट जो चाहेगा उसके हिसाब से डेट डिसाइड हो जाएगी, अमाउंट डिसाइड हो जाएगा, टर्म। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, विद प्रीसेट सेटलमेंट डेट्स होंगी और स्पेसिफिक टर्म्स, जैसे 1 मंथ $1000 कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड लास्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ अगेंस्ट आईएनआर। इस तरीके से मतलब यहाँ पर सारी चीजें स्टैंडर्ड होंगी। कुछ वैसे समझ लीजिएगा जैसे आप टेलर के पास शर्ट सिलवाने जाते हो, तो जितने लोग भी टेलर के पास शर्ट सिलवाने जाते हैं हर एक का वो इंडिविजुअल मेजरमेंट लेता है। लेकिन आप जब रेडीमेड दुकान पर जाते हो किसी शॉपिंग मॉल में, ठीक है, वहां पर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो स्टैंडर्ड साइज लगा हुआ है 28, 30, ठीक है, 32, 36, ये जीन्स की बात बता रहा हूँ, शर्ट 40, 42, 44 साइजेस लगे हुए हैं। तो जो आपको फिट आए आप उसको परचेज कर सकते हैं, वो है स्टैंडर्ड। यहाँ पर क्या है, कस्टमाइज्ड। आप जैसे कराना चाहो वैसे करा सकते हो, तो ये है कस्टमाइज्ड, ये है स्टैंडर्ड। देन प्राइस इज कोटेड बाय द बैंक। यहाँ पर प्राइस कोटेशन कौन देता है, बैंक देता है। एडिंग अ मार्जिन टू मार्केट कोटेशन, यहाँ पर बैंक जो मार्केट कोटेशन है उसमें अपना मार्जिन ऐड करके प्राइस कोट करेगा। यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है बेस्ड ऑन स्क्रीन बेस्ड ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। जब आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो आप देखते हो ना, आपके सामने एक स्क्रीन होती है जिस पर रेड ग्रीन सिग्नल्स आते रहते हैं, आप देखते हो, तो इसी को ऑर्डर मैचिंग, स्क्रीन बेस्ड ऑर्डर मैचिंग सिस्टम या ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइसेस सेकंड्स में बदल रहे हैं और स्टैंडर्ड सिस्टम के माध्यम से आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। देन सिक्योरिटी यानी कि कैश मार्जिन, चार्ज ऑन एसेट्स एक्सेट्रा एट बैंक डिस्क्रिप्शन, ये बैंक के विवेक पर आधारित होता है बेस्ड ऑन क्लाइंट स्टेटस। यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज कलेक्ट करता है डेली कैश मार्जिन बेस्ड ऑन एमटीएम, यानी कि जो मार्क टू मार्केट वैल्यू है, हर दिन उसकी वैल्यू में कोई बदलाव आएगा तो मार्क टू मार्केट वैल्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट की, उसके आधार पर ये चेंज होता है। काउंटर पार्टी रिस्क अवेलेबल रहता है, बैंक रिस्क इज प्रेजेंट बट इट इज अ रिमोट रिस्क। यहां पर नो काउंटर पार्टी रिस्क, क्योंकि यहां पर काउंटर पार्टी कौन सी है, एक्सचेंज है जो मैंने आपको बताया। सेटलमेंट इज मोस्टली बाय फिजिकल डिलीवरी, जो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर फिजिकल डिलीवरी जरूरी होती है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसकी डिलीवरी होगी, फिजिकल डिलीवरी आधारित होते हैं, ठीक है। सेटलमेंट ओनली इन ट्रेडिंग पोजीशंस, कैंसलेशंस। यहां पर क्या है, मोस्टली नेट सेटलमेंट बाय कैश, फिजिकल डिलीवरी मे बी इंस्टेड अपॉन इन कमोडिटी फ्यूचर्स। तो फिजिकल डिलीवरी यहां पर नहीं हो, जरूरी नहीं है। फिजिकल डिलीवरी कमोडिटी फ्यूचर्स में हो सकती है अगर इंसिस्ट की जा रही है तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। देन मोस्टली यूज्ड फॉर हेजिंग अंडरलाइंग रिस्क, जो भी किसी एसेट से रिस्क एसोसिएटेड है उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो ये एक्सचेंज ट्रेडेड हैं इनको ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब व्यापार करने के लिए और सट्टेबाजी के लिए इनका एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर ये 4 प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड स्वैप। तो इंडिया में डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर हेजिंग। इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर रखा है बैंकों को, वो डेरिवेटिव्स को सिर्फ एक ही काम के लिए अलाउ कर रखा है, हेजिंग अंडरलाइंग करेंसी, इंटरेस्ट रेट एंड कमोडिटी रिस्क। यानी कि कोई करेंसी रिस्क है आपके साथ, कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क है आपके साथ, कमोडिटी रिस्क है आपके साथ, तभी आप यहाँ पर डेरिवेटिव्स में आ सकते हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग इन करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड बैंक्स, यानी कि ट्रेडिंग इन करेंसी, करेंसी में ट्रेड करना, और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स यानी कि ब्याज दर के जो डेरिवेटिव्स हैं ये रिस्ट्रिक्टेड हैं ऑथराइज्ड बैंकों में, एक्सेप्ट इन फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर मार्केट को छोड़ करके, वेयर इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स एंड अदर एंटिटीज कैन फ्रीली पार्टिसिपेट, कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन रेजिडेंट एंटिटीज। जो नॉन रेजिडेंट एंटिटीज हैं यानी कि एनआरआईज, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनके अलावा हर कोई यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड, ऑप्शंस और स्वैप। फ्यूचर्स को यहाँ पर फॉरवर्ड का ही पार्ट बताया गया है, बस फर्क इतना है, फ्यूचर्स भी फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं
और फॉरवर्ड ओटीसी बेस्ड होते हैं। अब यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। नाम ही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर की डेट का कॉन्ट्रैक्ट, और ये ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर, यानी कि बैंक अपने क्लाइंट के साथ या एक बैंक दूसरे बैंक के साथ इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, एन इंडियन एक्सपोर्टर एक्सपेक्ट टू रिसीव 1 लाख $US आफ्टर 3 month फॉर गुड्स सोल्ड अब्रॉड। समझिएगा, इंडिया का एक एक्सपोर्टर है जिसने विदेश में कोई सामान बेचा हुआ है, उसको उसको $1 लाख रुपए मिलने हैं 3 महीने बाद। अब $1 लाख 3 महीने बाद मिलने हैं ना, 3 महीने बाद उसको लगता है प्राइस कहीं एप्रिशिएट ना कर जाए। समझिएगा, आज की स्पॉट रेट कितनी है? 83 पर $, 83 पर $, और 3 मंथ का जो फॉरवर्ड रेट है जो बैंक ने कोट किया है वो है 82.50 $। समझिएगा, ठीक है। कंसर्न क्या है? इफ द करेंसी रूपी एप्रिशिएट। समझिएगा, देखो $1 बराबर 83 रुपए आज चल रहा है। 3 महीने बाद अगर $1 85 रुपए होता है तब तो हमारा फायदा है, बेनिफिट है। बेनिफिट क्यों है? क्योंकि 1 लाख से 1 लाख है ना, तो 1 लाख इंटू 83 जब करेंगे तब जो पैसा मिलेगा, फिर 1 लाख इंटू 85 करेंगे तो ज्यादा मिलेगा ना, ये तो बेनिफिट है। लेकिन हम सोच रहे हैं इसके अपोजिट साइड कि कहीं $1 बराबर 80 रुपए ना हो जाए। 80 रुपए हो जाएगा, इस सिचुएशन को कहते हैं एप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन किसके लिए हानिकारक होता है? एप्रिसिएशन हानिकारक होता है, ठीक है, एक्सपोर्टर्स के लिए। इंपोर्टर्स के लिए अच्छा होता है, बट एक्सपोर्टर्स के लिए एप्रिसिएशन हानिकारक होता है। तो अगेन एक फॉरवर्ड रेट अवेलेबल है कि 3 महीने बाद आप 82.50 $US का कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर क्या होगा। ऑप्शन अगेन, अब यहां पर समझिएगा, 3 महीने बाद अगर रेट 80 होता है तो कोई मतलब नहीं, हमको किसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा? 82.50 के हिसाब से ही पेमेंट मिलेगा। लेकिन अगर 85 हो जाता है तो भी याद रखिएगा हमें 82.50 के हिसाब से ही पेमेंट मिलेगा। यानी कि फिर ये बेनिफिट किसका है? जिसने हमारे साथ में सेल किया हुआ है उसको मिलेगा ना बचा हुआ 2.5 का प्रॉफिट, क्योंकि एक रिस्क भी तो था उसको। अगर 80 रुपीज हो जाता तो उसको करंट में तो 80 रुपीज मिलते, 2.50 आपको एक्स्ट्रा दे रहा होता ना। तो सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका क्या बेनिफिट? उसका बेनिफिट है डेप्रिसिएशन से, और आपका बेनिफिट है एप्रिसिएशन से। तो आपने सोचा था कहीं एप्रिशिएट ना कर जाए, उसको पता था कि एप्रिशिएट नहीं करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया था। इसी कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं फॉरवर्ड। अब देख लीजिएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद जो फ्यूचर रिस्क था उससे हम बच गए कि नहीं बच गए। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर एक्सपोर्टर्स बैंक से करते रहते हैं, इनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं ऑप्शंस की। देखो यहां पर क्या था, 82.50 में जो ये रेट था इस पर आपको डिलीवरी लेनी ही लेनी थी। आपके पास अगर 85 हो जाता तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोई ऑप्शन नहीं था कि भैया अब तो ठीक है हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं क्योंकि प्राइस 85 हो गया है, तो 82.50 हम क्यों लें, हमें तो 2.50 पर डॉलर का फायदा मिल रहा है ना। अगर 1 लाख के हिसाब से बात करें तो आप सोच सकते हो डॉलर 2.5 लाख का फायदा मिल जाता। तो समझिएगा यहां पर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया। बस आगे वही चीज आ जाती है ऑप्शन। ऑप्शन में आपको यही एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप चाहें तो फाइनल डेट, ठीक है, जो फाइनल डेट है यानी कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, 3 महीने जब कंप्लीट हो जाएंगे या उसके पहले भी आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हो। तो ऑप्शन क्या देता है? बायर को ऑप्शन देता है कि उसके पास एक राइट है बट नॉट ऑब्लिगेशन, अधिकार है आपको उस रेट पर चीजें पाने का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, लेकिन जरूरी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट आप एग्जीक्यूट करें। आप अगर एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं स्पेसिफाइड डेट पर तो आप हट सकते हैं। इसी को एक को कॉल ऑप्शन कहते हैं, एक को पुट ऑप्शन कहते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है? राइट टू द होल्डर टू बाय एन अंडरलाइंग प्रोडक्ट, ठीक है, करेंसी बॉन्ड्स एट अ प्री फिक्स रेट। कॉल ऑप्शन कहता है कि आप बाय कर सकते हो, ठीक है, इस अधिक कॉल ऑप्शन आपको बाइंग का अधिकार देता है इन बिटवीन, और पुट ऑप्शन आपको बीच में बेचने का अधिकार देता है, ठीक है। ये सिमिलर राइट है, द सेल होल्डर टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री फिक्स रेट ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब एग्जांपल समझ लीजिएगा, यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। सिनारियो ये इंपोर्टर का केस है
इंपोर्टर के केस में आप याद रखिएगा डेप्रीसिएशन से लॉस होगा। इंपोर्टर का केस जब आ जाए तो याद रखिएगा करेंसी की बात है तो डेप्रीसिएशन से लॉस होगा और एप्रीसिएशन से क्या होगा, प्रीसिएशन, एप्रीसिएशन से प्रॉफिट होगा। एप्रीसिएशन अगर इंपोर्टर के लिए हो रहा है तो ये प्रॉफिट होगा। एप्रीसिएशन ऐसे समझ लीजिएगा $1 बराबर 83 रुपए। अब $1 अगर बराबर 85 हो गया तो इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, 1,00,000, ठीक है, इंटू 85 ये पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि उसको तो देना है बैंक को, तब जाके मिलेगा डॉलर। और अगर घट जाता है $1 बराबर 80 हो जाता है तो उसके लिए फायदा है, ठीक है, इंटू 80 ये आप सोच लीजिए, तो ये वैल्यू देने में फायदा है ना बैंक को। तो समझिएगा यहाँ पर इंपोर्टर केस है, एन इंडियन इंपोर्टर हैज टू पे $1,00,000 आफ्टर 3 मंथ। इंपोर्टर है तो देना है उसको $1,00,000 3 महीने बाद। आज का स्पॉट रेट वही 83 रुपए है। ये सोचता है रूपी डेप्रिशिएट ना कर जाए, रूपी डेप्रिशिएट ना कर जाए, क्योंकि रूपी डेप्रिशिएट करेगा तब इसको दिक्कत है, बताया ना, डेप्रिशिएट होगा तो इसको लॉस होगा। तो ये अपने लॉस के बारे में सोच रहा है ना, रिस्क उसको लॉस का ही है। तो उसने क्या किया, अगर 86 हो जाएगा तो इसको लॉस हो जाएगा। तो बैंक ऑफर सेमा कॉल ऑप्शन कि आप ऑप्शन खरीद लो, ठीक है, राइट टू बाय यूएसडी एट अ फिक्स रेट। अब यहां पर क्या है, स्ट्राइक प्राइस है 83.50 और प्रीमियम कितना है, ₹1 पर यूएसडी। याद रखिएगा ऑप्शन जब आप खरीदते हैं तो आपको ऑप्शन सेलर को प्रीमियम चुकाना पड़ता है, एक प्रीमियम अमाउंट आपको देना पड़ेगा। प्रीमियम कितना है यहाँ पर, ₹1 पर यूएस डॉलर का। मतलब आप जब कभी भी इसको अगर ट्रांजेक्शन के बीच से हटना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 83.50 है, अब यहाँ पर ₹1 पर डॉलर आपको प्रीमियम जो देना है वही आपका जाएगा, समझिएगा। जैसे आगे अब क्या हुआ, रूपी डेप्रिशिएट कर गया, जो इंपोर्टर के लिए बैड था, ये क्या हो गया, 86 हो गया। अब क्या हो गया, इंपोर्टर अगर इफ ही बाय यूएसडी इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में अगर ये यूएस डॉलर खरीदेगा तो कितना देना पड़ेगा, 86 लाख। लेकिन इसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, स्ट्राइक प्राइस कितना था इसका, 83.50, ये पे करेगा। तो कितना पे किया इसने, 83,50,000। इस ऑप्शंस के लिए उसको एक प्रीमियम देना है ₹1,00,000 का, मतलब ₹1 प्रीमियम देना है, तो भी उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 83,50,000 प्लस 1,00,000 84,50,000। अगर 86 होता, अब ₹1.5 लाख का यहां पर फायदा हो गया कि नहीं हो गया, इस ऑप्शन के साथ में, इस ऑप्शन के साथ में ₹1.5 लाख का फायदा हो गया। और अगर मान लीजिए ये 86 ना होता तो सिर्फ आपका क्या जाता, मान लो, अब आगे दूसरा ऑप्शन दे देता हूं, दूसरा ऑप्शन यहां पर यही है, दूसरा ऑप्शन, हाँ, केस 1। अब केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैं यहीं पर आपको मेंशन कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। दूसरा ऑप्शन अगर ये हो जाता, ठीक है, 81 रुपीज, तो वो तो उसके लिए अच्छा है। वो क्या करेगा, 81 के हिसाब से पे कर देगा, 1,00,000 इंटू 81, वो यही तो ये हो गया 81 लाख, और प्लस ₹1 उसका प्रीमियम जाता है यहां पर, तो ₹1,00,000, तो उसका कितने का हो गया, 82 लाख का। तो ₹83 जो अगेन ₹1,00,000 उसका चला गया, ये वो कर सकता था। आई बात समझ में। तो अगेन फिर वो ऑप्शन नहीं करेगा ना, उसका तो फायदा होगा, ठीक है, 86 नहीं हुआ, अगर 81 हो जाता तो उसका फायदा था, वही लिखा है। 81 वाला सेटलमेंट कितने में हो रहा है, अगर यहां पर प्राइस यही है ना 83.50, तो दोनों केस में आप देख लो, यहां पर इसके 82 लाख जाएंगे तो भी उसको फायदा हो जाएगा 1,50,000 का। यहां पर अगर 86 रेट होता है तो भी उसका फायदा हो जाएगा 1,50,000 का। तो ये ऑप्शंस हैं, आपको उसको अपनाना है कि नहीं अपनाना है, ये चीज आप यहां पर देख सकते हो। ये है कंपैरिजन टेबल पूरा का पूरा जो मैंने आपको समझा दिया। तो फॉरवर्ड और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, यही है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा एक्सपायरी डेट पर। यहां पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो ऑप्शन, बट हैज नो ऑब्लिगेशन, जरूरी नहीं है। यहां पर रेट फिक्स होती है करंट मार्केट कोड के अकॉर्डिंग। यहां पर होल्डर में चूज स्ट्राइक प्राइस, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड रेट,
मार्केट रेट विच एवर इज बेटर फॉर हिम, दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है। यहां पर बताया था ना फॉरवर्ड में ऑप्शन नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट करना ही था, यहां पर उसके पास ऑप्शन है, चाहे वो मार्केट रेट जो चल रहा है वो चूज करे, अगर मार्केट रेट उसके लिए फायदेमंद है तो वो लेगा, अदरवाइज वो स्ट्राइक रेट लेगा। देयर इज नो फी पेबल, ठीक है, द कोटेड रेट इंक्लूड्स बैंक मार्जिन, यहां पर जो कोटेड रेट होगा उसी में मार्जिन इंक्लूड है, यहां पर ऑप्शन प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है फ्रंट एंड सामने ही। फॉरवर्ड प्रीमियम ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है ऑफ टू करेंसीज इन्वॉल्व्ड, ठीक है, ये ऑप्शन प्रीमियम जो है वो डिटरमाइन किया जाता है सेवरल फैक्टर्स, चाहे वो स्ट्राइक प्राइस हो, वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट हो एंड इंटरेस्ट रेट हो, इनके आधार पर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, परचेज या सेल करने के लिए करेंसी को, देयर आर नो वेरिएशन, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वेरिंग एलिमेंट्स ऑफ रिस्क आर पॉसिबल बाई कंबाइनिंग परचेज एंड रिटेन कॉन्ट्रैक्ट्स। बायर्स एंड सेलर्स जो हैं हैव काउंटर पार्टी रिस्क एंड देयर इज नो मार्केट रिस्क टू ईदर ऑफ देम सो लॉन्ग एज द मार्केट इज लिक्विड। यहां पर क्या है, द राइटर ऑफ एन ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन सेलर है उसको राइटर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। राइटर क्या है, अनलिमिटेड रिस्क होता है, बायर के पास, ठीक है, क्या होता है, अपसाइड बेनिफिट होता है विद नो रिस्क इन प्लेन वनीला ऑप्शन। देयर इज नो मार्केट रिस्क इन प्लेन वनीला ऑप्शंस, हाउएवर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में एक्सपोज द होल्डर टू ह्यूज रिस्क व्हिच he may or may not be aware of। तो यहां पर रिस्क हो सकता है, ठीक है, यहां पर रिस्क हो भी सकता है नहीं भी, बट प्लेन वनीला में, प्लेन वनीला ऑप्शन बहुत ही सिंपल ऑप्शन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई मार्केट रिस्क नहीं होता है। तो यही था आपके लिए फॉरवर्ड एंड ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेजरी फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस का क्यों इस्तेमाल करती है, क्या रीजंस हैं, ठीक है, और हमारे क्यूआर कोड से आप हम तक पहुंच सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ वहां मिल जाएगा, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों अभी चल रही है विश्वास दिवस की सेल, साल की सबसे बड़ी सेल, इस सेल के साथ आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है जो पूरे साल नहीं मिलता है। मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं यहाँ पर कि सीआईबी के कोर्सेज इस समय किस प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो अगेन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं महापैक, आपको महापैक इस समय 75% डिस्काउंट के साथ में 1999 में अवेलेबल है। महापैक का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा पैकेज जिसमें 20+ बैचेस इंक्लूड होते हैं, यानी कि हमारे रनिंग बैचेस फ्यूचर में जो हम लॉन्च करेंगे वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे, और जो पास्ट बैचेस हैं आपको इस पैकेज को परचेज करने के बाद फिर और फर्दर कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता उस वैलिडिटी ड्यूरेशन में नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे से तैयारी करिए तो आप लोग इनसे जुड़िए। फाउंडेशन क्लासेस, ठीक है, उनके साथ जुड़ सकते हैं आप, देन एमसीक्यू बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो सीआईबी महापैक, बाकी आप सब्जेक्ट वाइज जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग बैच वाइज जुड़ना चाहते हैं तो भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये सारे ऑप्शंस को आप बेस्ट प्राइजेस में अभी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।